वेलकम बैक इन योर BST क्लास। एंड बेटा हम लोगों का फोर्थ चैप्टर हमारा रनिंग है हमारा बिजनेस सर्विसेज, जिसका हम लास्ट वीडियो में बैंकिंग एक उसका टॉपिक हम कवर कर चुके हैं बैंकिंग, और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज इंश्योरेंस। एंड आई होप कि आपने ये वर्ड तो कहीं ना कहीं सुना होगा इंश्योरेंस, तो मे बी आपको इसका मीनिंग पता हो। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? हम लोगों ने उसमें फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इंश्योरेंस ना, उसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी मतलब एक हेल्प करता है बिजनेसमैन की। क्या तो इंश्योरेंस बेसिकली है क्या? इंश्योरेंस एक तरीके का एश्योरेंस है जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है, जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, उसको एक एश्योरेंस दिया जाता है कि आप यदि इंश्योरेंस कराते हैं, यानी कि ये सर्विस लेते हैं, तो इस सर्विस के अगेंस्ट हम आपको कंपनसेट करेंगे एक फिक्स पीरियड के लिए। ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी ना किसी पर्सन का इंश्योरेंस करती है, चाहे पर्सन का करती है, मे बी किसी सब्जेक्ट का कर सकती है उसका इंश्योरेंस। देन आफ्टर यदि ड्यूरिंग द पीरियड कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेशन करने का एक एश्योरेंस देती है, राइट। और इसके बदले में कंपनी एक फिक्स अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम चार्ज करती है। एक बार अपन इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट। This is the contract between insurer and insured, in which the insurer agree to pay the loss of insured on happening of an event in consideration of regular payment called premium. अब इस डेफिनेशन में आपने पढ़ा, आप देख रहे हो, आप इस डेफिनेशन में मैंने कुछ वर्ड्स पर रेड मैंने उस पर सर्किल किया हुआ है। तो ये क्यों किया हुआ है? ये मैंने इसलिए किया है कि ये जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो ये मेन वो पार्ट है जो इस इंश्योरेंस की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, और यही मेन इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो हम वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड कंपनी। यहाँ इंश्योरर का मतलब कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। और इंश्योर्ड का मतलब कौन है? पर्सन, ठीक है, राइट। अब इन दोनों, अब तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच में है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर के बीच में, इन विच द इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे, वो एग्री कर रही है पे करने के लिए, द लॉस ऑफ इंश्योर्ड के लॉस को, राइट, इंश्योर्ड के लॉस को कंपनसेट करने के लिए एग्री कर रही है on happening of an event. What do you mean by happening of an event? In the sense कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉज उन्होंने मेंशन किया है, जिसका उन्होंने इंश्योरेंस किया है। लाइक सपोज करो कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस किया है, करवाया है मान लो, तो मेरा जो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या हुआ? मेरी लाइफ, यानी मेरी लाइफ ड्यूरिंग द पीरियड यदि किसी वजह से कुछ मेरे को हार्म पहुंचता है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या दे देगी? क्लेम दे देगी, राइट। तो या और यदि मान लो मैंने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, यानी कि अपने घर का मैंने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। तो यदि मान लो फायर इंश्योरेंस यानी फायर लगने से मेरे घर को कोई लॉस होता है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? क्लेम दे देगी। तो यहाँ पर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट यानी कि जो कॉज, जो रीजन जिसके लिए मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यदि वो हैपन होता है, वो इवेंट हो जाता है, तो उसके बदले में वो मुझे क्या करेगी? कंपनसेट करेगी इन कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट। एक रेगुलर पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। एंड दिस इज टोटली डिपेंड ऑन जो भी पॉलिसी हम ले रहे हैं, जितने की हम पॉलिसी ले रहे हैं उसके ऊपर ये प्रीमियम का अमाउंट, और जितने टेन्योर के लिए ले रहे हैं उस पर ये अमाउंट डिसाइड होता है। ओके, तो ये अपना जो प्रोसीजर है इसका, तो
जो ये इंश्योरेंस का जो प्रोसीजर है, इस इंश्योरेंस को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। क्या क्या है वो प्रिंसिपल? फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हमने जो एग्रीमेंट पढ़ा वो पढ़ा हमने इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में ना, ठीक है ना। इनके बीच में क्या हुआ? एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। और इसने ये इस एग्रीमेंट ये हुआ कि मैं आपको फिक्स टाइम के लिए फिक्स पीरियड के लिए प्रीमियम दूंगा और उसके बदले में आप मुझे यस, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप, इंश्योरर ने कहा कि तुम मुझे प्रीमियम दो और उसके बदले में मैं एक कमिटमेंट करता हूं कि ड्यूरिंग द पीरियड यदि आपको कोई लॉस होता है तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, ठीक है। तो दिस इज द एग्रीमेंट। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई ये जो है ना आपके बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ ना, ये टोटल किस पर डिपेंड है? अटमोस्ट गुड फेथ पर, इन द सेंस कि उसके पहले कि आप दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हो, उससे पहले आपको अपने रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि इंश्योर्ड को पता होना चाहिए, वो सारे आप फैक्ट इसके सामने आप रख देंगे। यानी जो भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज हैं और जिस तरह का भी मतलब उनका जो भी चार्जेस है या कोई फाइन है या कोई अदर फैसिलिटीज है व्हाटएवर, यानी जो भी उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट है वो सारे फैक्ट आप इंश्योर्ड को बताएंगे। एज वेल एज इंश्योर्ड से ये कमिटमेंट लिया जाता है कि आप सारे फैक्ट जो भी आपके वो इंश्योरेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, यानी जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, वो सारे फैक्ट आप हमें बताएंगे। लाइक मान लो कोई मिस्टर ए है, उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मिस्टर ए को ऑलरेडी मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि उनको कुछ इस तरह का कोई सिकनेस है जिससे कि उनके मतलब लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ खतरे में है, डेंजरस है लाइफ को, और उन्होंने ये बात हाइड कर ली, राइट। अब ये हाइड कर ली तो उनकी सडनली डेथ हो गई और डेथ होने के बाद उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट यदि मान लो कंपनी को मिल गया कि इसने ये वाली बात मुझसे हाइड की है, तो वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है, डिनाई कर सकती है उस पेमेंट को देने के लिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ दिस पॉलिसी, उनके बीच में जो भी म्यूचुअल सारी बातें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी क्लियर होनी चाहिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अटमोस्ट गुड फेथ, राइट। यानी कि आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना। आई होप मैं आपको ये समझा पाई होंगी, आप समझ गए होंगे इसका। नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका मीनिंग ये है, अगेन इंश्योर कंपनी है जो ये इंश्योर जब ये एग्रीमेंट कर रही है ना, तो जो भी पॉलिसी, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है, चाहे वो फायर इंश्योरेंस करा रहा है, यानी जो भी पॉलिसी वो ले रहा है, ये इंश्योर्ड ले रहा है, वो ये कह रहा है कि इस पॉलिसी में इस बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइक जैसे कि मिस्टर ए है, ठीक, इसकी वाइफ और इसके मान लो इसके जो भी इसका बेटा है, सपोज करो इसका सन है, ठीक। तो ये इनका इंश्योरेंस का, अब वाइफ है या इसका बेटा है, तो ये इनका इंश्योरेंस करा सकता है, राइट।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जिस चीज के होने या ना होने से बंदे को फर्क पड़ता हो, यानी कि मिस्टर ए को फर्क पड़ता है, उसके वाइफ को या उसके बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो इनकी पॉलिसी ले सकता है। लेकिन वो यदि ये चाहे कि मैं अपने पड़ोसी के बच्चों की मैं पॉलिसी ले लूं, तो वो मतलब गलत है, यानी वो उसमें इंश्योरेंस कंपनी उसको मानेगी नहीं। यानी एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि आपका उस सब्जेक्ट में कितना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी कितना इंटरेस्ट है, या क्या आपको उससे कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है उस चीज़ के होने से। समझे, अपनी बाइक है, हमारी बाइक का इंश्योरेंस हम कराएंगे, मान लो किस पड़ोसी की बाइक है तो हम उसका इंश्योरेंस थोड़ा ना कराएंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस टेकिंग पॉलिसी आपका उस सब्जेक्ट में, यानी कि लाइफ है तो लाइफ में, और कोई ऑब्जेक्ट का आप करा रहे तो उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, तब ही इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे कि कोई बैंक है, ठीक है, बैंक ने मिस्टर ए को लोन प्रोवाइड किया और मिस्टर ए ने अपना घर इसके पास मोर्गेज रख दिया बैंक के पास। ठीक है, बैंक ने इसको मोर्गेज क्यों रखा, इसके घर को, जो इसका घर था, जो इसका हाउस था, इसको मोर्गेज रखने का पीछे रीजन क्या था कि यदि इसका जो लोन है वो पे नहीं कर पाएगा तो उसके घर को बेच देगा। तो बैंक यदि चाहे तो इसका इंश्योरेंस करा सकता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में, यानी जो फाइनेंशियली इंटरेस्ट किसका है इसके अंदर, बैंक का है। क्यों? क्योंकि यदि ये लोन पे नहीं होगा तो ये हाउस को सेल करके अपने लोन को कवर करेगा, तो बैंक चाहे तो अपने इसका इंश्योरेंस वो करा सकता है। समझे, चाहे इसका ओनर फिर कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंटी। इसका मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंटी का मतलब है कंपनसेशन। है ना, कंपनसेशन इन द सेंस कि जो भी मतलब ये जो इंश्योरेंस है इसका जो प्रिंसिपल क्या है कि ये किसी लॉस से, मतलब कोई भी जो लॉस होगा उसे कंपनसेट करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, हाँ, इस यानी कि कंपनसेशन करेगा, और इसका मेन मोटिव क्या है कि जो पर्सन है जिसने भी इंश्योरेंस कराया है उसको एग्जैक्टली बैक पोजीशन पे लेकर आना, यानी कि उसका जो भी लॉस हुआ है उससे वो संभल सके। लाइक मान लो लाइफ इंश्योरेंस कराई किसी ने, तो सपोज करो किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराया, लाइक अपन मिस्टर ए का ही एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए ने 5 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल कैसे काम करेगा? मान लो मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। ठीक है, मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को पूरा का पूरा 5 लाख रुपए मिल जाएगा उसकी फैमिली को। अब ये बात तो है कि मतलब मिस्टर ए की जो मतलब मिस्टर ए के लाइफ की कोई कॉस्ट 5 लाख की थोड़ी ना थी, लेकिन उसने पॉलिसी कितने की ली, 5 लाख की ली, और 5 लाख उसको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, व्हाटएवर चाहे उसका पैसा कितना भी डिपॉजिट उसने किया हो एट द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब 5 लाख रुपए देने से क्या होगा कि मिस्टर ए यदि मान लो अपने हाउस होल्ड मतलब करते थे, वो अकेले ही अपने घर को संभालते थे, तो उसकी जो फैमिली है उसको एक थोड़ा सा रिलीफ अमाउंट मिल जाएगा जिससे कि वो सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंपनसेशन मिल गया। अब अपन ऐसे ही मान लो बात करते हैं कि सपोज करो कि मिस्टर ए, इनकी फैक्ट्री है। ठीक है, उस फैक्ट्री पर इन्होंने 1 लाख का प्रीमियम इंश्योरेंस इन्होंने कराया है, और यदि इसका जो फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, और आग लगने से जितना भी इसका गुड्स इसका डिस्ट्रॉय हुआ, सपोज करो इसका 2 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो कंपनी इसको कितना इंश्योरेंस कंपनी कितना कंपनसेट कर देगी? 1 लाख। लॉस कितना हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, उसने पॉलिसी कितने की ले रखी है? 1 लाख की, तो उसको 1 लाख दे दिया जाएगा ताकि ये उस सिचुएशन को फेस कर सके। तो
कहने का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है वो क्या है, लॉस, यदि जो लॉस है उसको कंपनसेशन करने का है। ठीक, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। देखो इसको समझो आप। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, जैसे कि मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने अपने घर का इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 3 बंदों से, एक्स कंपनी से, वाई कंपनी से एंड जेड कंपनी से। ठीक है, सपोज करो इसने यहां से लिया 1 लाख और 1,50,000। ओके, अब मिस्टर ए ने अपने घर की पॉलिसी ले रखी है, तीन मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे उसने पॉलिसी ले ली, एक्स कंपनी से, वाई से और जेड से। 1,80,000 एंड 1,20,000 की पॉलिसी ले ली। मिस्टर ए के घर में आग लग गई और इससे इसका जो डिस्ट्रॉय हुआ वो अमाउंट डिस्ट्रॉय हुआ, सपोज करो इसका 80,000 का पार्ट जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, यानी इससे घर का इतना 80,000 रुपये का लॉस हो गया। अब ये मिस्टर ए एक्स के पास गया, वाई के पास गया, जेड के पास गया, तीनों जगह गया, और इसके अकॉर्डिंगली जो इसने सोचा कि भाई मेरा 80,000 का लॉस हुआ, लेकिन मैंने पॉलिसी तो 3 ले रखी थी, तो एक्स कंपनी है, ठीक है, मेरा लॉस हुआ 80,000 तो मुझे 80,000 रुपये ये दे देगा, वाई से तो मैंने पॉलिसी इतने के लिए रखी थी, ये भी मुझे 80,000 दे देगा, और जेड है वो भी मुझे 80,000 दे देगा। मिस्टर ए ने ये सोचा कि तीनों कंपनी मुझे 80,000 दे देगी तो मेरे पास मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना, या लेकिन ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी किसी को अननेसेसरी का प्रॉफिट नहीं देगी, वो केवल क्या करेगी, कंपनसेट करेगी। समझ गए इस बात को, ध्यान रखना कि इंश्योरेंस कंपनी से किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब किसी को इस तरह से जो भी उसका इवेंट है वो हैपन हो जाता है, यानी हो जाती है वो रीज़न जिसके लिए उसने इंश्योरेंस कराया है, तो वो वेरीफाई करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और देखती है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो एक्स ने भी इसके वेरीफाई कराया, वाई ने भी कराया, जेड ने कराया, और सबको पता चला तीनों को कि इसको 80,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो तीनों कंपनी आपस में एक रेशो, आप इसको रेशो के थ्रू भी समझ सकते हो, और इसका अपन एक फॉर्मूला भी है वो भी अपन देखेंगे। फर्स्ट अपन रेशो से समझते हैं। अब एक्स वाई जेड है, 1 लाख की पॉलिसी इसने ली, 80,000 की पॉलिसी इसने ली, और 120,000 की पॉलिसी इसने ली। ठीक है, तो देखो 40 अपन यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं सबकी, रेशो निकालते हैं। कटेगा नहीं, इसको अपन 90,000 कर लेते हैं ताकि इजीली डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5, 4, 6 यानी कि एक्स और वाई और जेड, इनका हम इसका रेशो निकाल लेंगे। तो इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 5:4:6 ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंगली इस प्रपोर्शन में हर कंपनी इसको इस क्लेम को पे करेगी। लाइक एक्स कितना करेगी, देखो आप 90,000 इंटू 5/15, राइट, तो कितना आ जाएगा 30,000, राइट। ऐसे y का निकालेंगे अपन 90,000 इंटू 4/15, 24,000,
ऐसे ही जेड का निकालेंगे अपन 90,000 इंटू 6/15 36,000। अब आप देखो एक्स कंपनी ने दिया 30,000, वाई ने दिया 24,000 एंड जेड ने दिया 36,000। अब आप सबको प्लस करोगे तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी 90,000। यानी कि मिस्टर ए चाहे 10 जगह करा ले पॉलिसी, लेकिन उसको जितना कंपनसेशन मतलब जितना उसका लॉस हुआ है कंपनसेट उतना ही होगा। समझ गए? यानी इसमें स्मार्ट बनने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मिस्टर ए ने ऐसा किया। ठीक है, समझ गए? यानी कि एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उतना ही क्लेम करेगी जितना उसको एक्चुअल में लॉस हुआ है, चाहे वो कितने भी लोगों से क्या करवा ले, बीमा करवा ले। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। इसके बाद इसको अपन अब यहाँ पर क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया ना, तीनों कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, दैट्स व्हाई ये प्रिंसिपल है। इसके बाद है सबरोगेशन। सबरोगेशन का मीनिंग क्या है कि सपोज करो एक्स कंपनी, सपोज करते हैं मिस्टर राम, मिस्टर राम की कार, मिस्टर राम ने अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है ना, अपनी कार का इंश्योरेंस करा रखा है 3 लाख का, 3 लाख का इसका इंश्योरेंस करा रखा है, राइट। अब क्या हुआ, मिस्टर ये कार, इसकी जो कार थी उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब इससे इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी अपनी कार पे, तो इसने जाकर क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम दे देगी। ठीक है, लेकिन इस कार का एक्सीडेंट होने के बाद जो कार का जो भी स्क्रैप होगा उसका ऑनर कौन बन जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि आपने जिस भी सब्जेक्ट का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, यदि वो उसका लॉस होता है तो लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगी, लेकिन जो भी वो गुड्स बचेगा, जो भी जिसका भी आपने इंश्योरेंस कराया है उसका जो स्क्रैप बचेगा वो कौन अपने अंडर में ले लेगा, इंश्योरेंस कंपनी। यानी उसका ऑनर जो इसकी, जैसे मिस्टर राम इसका कार का ऑनर था, लेकिन एक्सीडेंट होने से इसको तो कंपनसेशन मिल गया, अब इस कार का ऑनर कौन हो जाएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी जिसने इसको कंपनसेट किया है। समझ में आ गई बात? यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि राम कंपनसेशन भी ले ले, उसके बाद जो कार का बच गया ढांचा उसको भी सेल करके पैसा अर्न कर ले। दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, जो एक्चुअल लॉस होगा केवल उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया समझ में आपको। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा इन द सेंस, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि आपका जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में जो रीजन आपने मेंशन किया है वो ही रीजन होना चाहिए। सपोज करो मैंने फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, राइट, और फायर पॉलिसी मतलब मैंने पॉलिसी ली थी, मेरे घर में मतलब मेरी फैक्ट्री है कि फायर से मेरे को कोई भी लॉस होगा तो मुझे कंपनसेट दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, बहुत हैवी रेन के कारण वो मेरी जो फैक्ट्री है उसका एक पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ढह गया, है ना, और लॉस हो गया। अब मैं फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती हूँ कि साहब मुझे क्लेम कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल मुझे डिनाई कर देगी। वो कहती है कि जिस कारण से लॉस हुआ है वो ही रीज़न होना चाहिए। जैसे मान लो हमारा गुड्स मरीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ली है कि मतलब यदि गुड्स मान लो मरीन से जा रहा है और मैंने पॉलिसी ले रखी है कि मान लो सी वाटर से मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कोई सी पल से कोई मान लो मेरा जो है गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मुझे कंपनसेट किया जाए। लेकिन बाय लक चांस की जो एक कोई रेट मान लो आपके शिप में आ गया और उसने आपके सारे जो भी गुड्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और आप क्लेम लेने पहुंचे, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल डिनाई कर सकती है, क्योंकि रेट का आना या किसी भी चीज़ से उसका अदर रीजन से यदि मान लो डिस्ट्रॉय होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम नहीं करेगी, उसके लिए वो लायबल नहीं है। सी वाटर से यदि मान लो डिस्ट्रॉय होता, देन मान लो यदि जैसे सपोज करो रेट घुस गया शिप में
और उसने सारे गुड्स को ख़राब कर दिया तो कंपनसेशन नहीं करेगी। लेकिन रैट ने यदि मान लो आपकी शिप में ही होल कर दिया होता और शिप का जो आपका सी का वाटर आ जाता उसके अंदर, तो मे बी आपको कंपनी कंपनसेट करने के लिए लायबल होती, क्योंकि दैट टाइम जो भी डिस्ट्रॉय होगा वो किसकी वजह से होगा, सी वाटर की वजह से। ओके, तो ये है कॉजा प्रॉक्सिमा। फिर है मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया, फिर आप टेंशन फ्री मतलब आप टेंशन फ्री हो गए, लाइक कि अब ठीक है मैंने फायर इंश्योरेंस तो ले रखा है, आग से जले तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कंपनसेशन मिल जाएगा। या सपोज करो मैंने मेरी व्हीकल का इंश्योरेंस कराया, मैंने उसको छोड़ दिया बिना लॉक किए हुए कहीं पर भी मार्केट में, मैंने ये सोचा कि मुझे कंपनसेशन तो मिल जाएगा। दिस इज नॉट फेयर। यानी कि आपको अपने लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि आप केयरलेस हो जाए कि लाइक मुझे कंपनसेशन तो मिल ही जाएगा। दिस इज रॉन्ग। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जो भी आपने रीज़न है आपका, आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ना कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए और लॉस को होने देंगे। तो ये है आपका मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो दीज आर प्रिंसिपल्स फॉर इंश्योरेंस, है ना। तो whenever we take policies for anybody, then we have to care on these principles, and according to these principles हमको उसका सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी और हमें अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी को फिर हमें करना होगा। लेकिन उससे पहले सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, करना ही होगा दोनों लोगों को, लाइक इंश्योरर को भी और इंश्योर कंपनी को भी। ओके, आप इसको पॉज करें और सारी जो भी डिटेल है इसको आप नोट करें। ओके, फिर एक हम और इसके अंदर एक टर्म और है क्या, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। ओके, एक टर्म और है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। साउंड एक सा करते हैं ये, पर इनका मीनिंग अलग अलग है, वो आपको पता भी होगा। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कंपनसेट करता है, ये कंपनसेट करता है। लेकिन एश्योरेंस क्या करता है, ये एश्योर करता है कि आपको ऐसा कोई लॉस होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे, काइंड ऑफ यही मीनिंग है इसका। तो इंश्योरेंस जो है ना, ये वर्ड जो यूज होता है वो होता है फायर, ओके, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, राइट। हाँ, ओके, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस बोथ आर सिमिलर नेम बट मीनिंग आर टोटली डिफरेंट, है ना। साउंड कर रहे हैं जैसे, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। इंश्योरेंस जो वर्ड इंश्योरेंस जो है, ये टर्म इन द टर्म ऑफ ये यूज किया जाता है इन द टर्म ऑफ फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस, ठीक है। जबकि जो एश्योरेंस है, दिस वर्ड इज ओनली यूज फॉर लाइफ इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस तो आपको यदि कोई इवेंट, यानी कि जो इवेंट होता है तभी आपको कंपनसेट करने के लिए लायबल है, इन द सेंस कि आप फायर इंश्योरेंस आपने कराया, मान लो 1 ईयर का कराया, है ना। तो 1 ईयर के जो पीरियड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड यदि कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। यदि उस पीरियड में उसको लॉस नहीं होता है तो उसे कुछ भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा, इनफैक्ट उसका ये अमाउंट भी उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। यानी दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट ना, दिस इज ओनली टोटल, मतलब ये क्या है, एक रिस्क को कवर करने के लिए दिया गया अमाउंट होता है जो भी ये पे करता है, और ये इनको रिन्यू कराना पड़ता है एक फिक्स पीरियड के बाद, राइट। तो ये क्या है, केवल इंश्योरेंस है कि प्योरली कंपनसेट करने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस, इसके अंदर ये एश्योरेंस देता है क्या, कि ड्यूरिंग द पीरियड, जितने साल के लिए आपने पॉलिसी ली है, ड्यूरिंग दिस पीरियड
यदि कोई भी इवेंट होता है यानी कोई भी कॉज होता है जैसे कि वो बंदा सफ़र करता है तो कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। अपार्ट ऑफ दिस यदि उसको कुछ नहीं होता तो जितने साल का उसने इंश्योरेंस कराया उसके बाद उसको उसका अमाउंट विद बोनस मिल जाता है। लाइक जैसे कि यहाँ पर अपन फिर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने 5 लाख की इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और इसका टेन्योर था 20 ईयर, 20 साल के लिए ली इन्होंने। ठीक है, अब मिस्टर ए का यही था कि इस 20 साल में यदि मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को, मेरे फैमिली मेंबर को मुझे 5 लाख रुपए दे दिया जाए, राइट। और यदि मिस्टर ए को 20 साल तक कुछ नहीं होता तो आफ्टर 20 ईयर ये 5 लाख विद बोनस इसके अंदर जो भी ऐड करके ये पैसा उसको मिस्टर ए को आफ्टर द पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एश्योरेंस है कि आपका जो ये पैसा है ना, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी आपको कुछ हो गया तो आपका लॉस कवर नहीं हुआ तो दिस इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको विद इंटरेस्ट आपका पैसा आफ्टर द पीरियड आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिकली दोनों के अंदर डिफरेंस है। इंश्योरेंस टर्म यूज होती है इन जो इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए और एश्योरेंस ओनली लाइफ इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक एश्योरेंस है कि इधर कुछ होता है तो आपको लॉस कवर होगा, आपका नहीं होता है तो आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा जो आप हर साल आप या आपका जो प्रीमियम के अमाउंट आप दे रहे हो वो। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है आपका। पॉज करें और इसको नोट कर लें। ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी कितने तरह के इंश्योरेंस से हम पॉलिसीज को ले सकते हैं। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दो तरह की होती है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय दीज पॉलिसीज? तो फर्स्ट अपन लेते हैं होल लाइफ पॉलिसी, पूरी जिंदगी का बीमा एक साथ उन्होंने करा दिया, राइट। तो इसमें क्या होता है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कि कोई भी पर्सन यदि ये पॉलिसी लेता है तो वो एक फिक्स पीरियड तक पैसा डिपॉजिट कराता है और उसके बाद उसको वो पैसा एज अ पेंशन आप समझ लो, मतलब उसको मिलता रहता है। जैसे मान लो कि सपोज करो जैसे मैं हूँ या कोई भी है, मान लो मिस्टर ए है, अपन उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए है, उन्होंने अपना 40 ईयर्स के या 50 ईयर्स के उन्होंने पॉलिसी ले ली। ठीक है, अब वो पॉलिसी जब तक है उनके वो पैसा जमा करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो पैसा नहीं जमा कराएंगे, उतना पैसा उसका जमा हो गया। अब उनके बाद उनको एज ए पेंशन वो पैसा उनको हर महीने मिलना शुरू हो गया, तो पूरी ज़िंदगी भर का पैकअप हो गया उसका, राइट। यानी एक एश्योरेंस होता है कि पूरी लाइफ भर के लिए वो पॉलिसी आपकी हो गई। एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, उसने 1 लाख की पॉलिसी ली फॉर 5 ईयर, 5 साल की पॉलिसी ली, राइट। अब फर्स्ट ईयर में इसको डिवाइड कर, अब जितने साल की पॉलिसी लेते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं जितने अमाउंट की पॉलिसी ली है, तो ये कितना आया 20,000 पर मंथ आया, राइट। अब क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर इस बंदे को 20,000 रुपए इसको वापस मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में फिर दोबारा से 20,000 मिल जाएगा, थर्ड ईयर में फिर मिल जाएगा, फोर्थ ईयर में फिर मिल जाएगा और फिफ्थ ईयर में लास्ट में उसको विद बोनस जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो सारा मिल जाएगा। एंडोमेंट में क्या है कि पीरियडिक उनको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है आफ्टर पीरियड ना, तो ये एंडोमेंट पॉलिसी है। फायर इंश्योरेंस को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पेसिफिक पॉलिसी, कि हमने कोई भी पॉलिसी ली है, लाइक एक हमने स्पेशल ऑब्जेक्ट की पॉलिसी ली है, हमने फायर इंश्योरेंस लिया है, तो जैसे हमने अपने घर का लिया है या हमने अपनी वर्किंग प्लेस का लिया है, व्हाटएवर ना, तो हमने स्पेसिफिक पॉलिसी ली है एक। तो सेकंड है डबल पॉलिसी, यानी कि हम एक ही ऑब्जेक्ट पर एक मोर देन वन हम पॉलिसीज को ले रहे हैं, जो हमने भी एग्जांपल में समझा था, जिसमें वो कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल पढ़ा था हमने कि प्रपोर्शन पे करते हैं वो जितना भी क्लेम होता है पार्टी का, राइट। और यहाँ पर नई टर्म फिर आ गई री इंश्योरेंस, डबल पॉलिसी और डबल इंश्योरेंस, है ना। ये और री इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है देखो आप। डबल इंश्योरेंस एंड री
इंश्योरेंस, ये अपने दोनों टर्म है। डबल में तो क्या है कि जैसे मिस्टर ए ने एक्स कंपनी से इंश्योरेंस कराया, बी से वो वाई से कराया और जेड से कराया, ठीक है, मोर देन वन कंपनी से उसने मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, डबल इंश्योरेंस। और री इंश्योरेंस का मतलब है जैसे कि एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने मिस्टर ए का 20 लाख का 20 लाख का इंश्योरेंस किया, एक्स कंपनी ने मिस्टर ए की 20 लाख की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया, ठीक है। अब एक्स कंपनी को ये लगा कि भाई मैंने पॉलिसी तो ले ली पर ये पॉलिसी कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं हो कि मेरे लिए ही रिस्क ज़्यादा पड़ जाए, तो ये अपने रिस्क को कवर अप करने के लिए किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और उससे इसके कुछ पार्ट का इंश्योरेंस करा लेता है, समझ गए। जैसे कि 20 लाख का इंश्योरेंस कराया, सपोज करो इसने 60% तो उसने खुद ने रख लिया और 40% का पार्ट इससे इंश्योरेंस करा लिया वाई से। अब इन केस मिस्टर ए के इस 20 लाख की जो प्रॉपर्टी है ये लॉस हो जाती है, तो 20 लाख का 60% तो एक्स कंपनी दे देगी और एक्स कंपनी 40% किससे ले लेगी, वाई कंपनी से, मिलाकर पैसा मिस्टर ए को दे देगी। समझने वाली बात ये है कि डबल इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेता है, इंश्योर्ड लेता है, यानी जिसको इंश्योरेंस कराना है वो लेता है, और री इंश्योरेंस कौन कराता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने रिस्क को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूँ मान लो, या अपने रिस्क को शेयर करने के लिए किसी अदर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा देती है ताकि वो रिस्क है वो क्या हो जाए, शेयर हो जाए, ठीक है। ये कहानी है री इंश्योरेंस की। देन आफ्टर बात करते हैं अपन मरीन इंश्योरेंस की। तो मरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस किया जाता है, एक तो किया जाता है कार्गो का। कार्गो क्या होता है, वो गुड्स जो किस पे रखा जाता है, शिप पर, जो शिप पे लोड किया जाता है ताकि उसको आगे पहुंचाया जा सके। तो जो भी गुड्स शिप पे लोड किया जाता है वो शिप पे लोड होने के बाद क्या बोला जाता है, उसको कार्गो बोला जाता है। तो या तो इंश्योरेंस किया जाता है कार्गो का, हल यानी कि, या फिर किया जाता है शिप का, ठीक है, पूरे शिप का या शिप के किसी पार्ट का, या फिर फ्रेट का यानी एट द टाइम ऑफ लोडिंग और एट द टाइम ऑफ जब वो पहुंच जाता है वहां पर और जब उसका डिलीवर हो जाता है दैट टाइम कोई फ्रेट का भी बीमा कराया जाता है, इंश्योरेंस कराया जाता है। और इन केस मतलब एट द टाइम ऑफ लोड यदि इंश्योरेंस नहीं मिलता या फिर आफ्टर रीचिंग यदि इंश्योरेंस नहीं मिलता तो उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। तो मरीन इंश्योरेंस में इन तीनों इंश्योरेंस को कवर किया जाता है। फायर इंश्योरेंस में इन 3 तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है और लाइफ इंश्योरेंस में 2 तरह की पॉलिसी ली जाती है, एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड सेकंड इज एंडोमेंट पॉलिसी। एक लास्ट पॉलिसी और है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है कि आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा रहे हैं, जैसे मेडिक्लेम जैसे आजकल चलता है कि लाइक मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी है, तो जैसे वो भी विद इन 1 ईयर ही होती है, 1 साल की होती है, वो टोटली इंश्योरेंस है, वो एश्योरेंस नहीं है कि आपको यदि 1 साल के दौरान में यदि आपको कुछ भी बीमारी होती है, कोई आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो आप जहाँ एडमिट होंगे आपको वहाँ पे सारा एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, कंपनी बियर करती है, आपको कुछ नहीं देना होता। तो ये एक पॉलिसी और है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें हम लोग मेडिक्लेम पॉलिसीज को लेते हैं, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग हम पॉलिसीज को लेते हैं। तो आपका सेकंड सर्विस ये हमने पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गया है इंश्योरेंस, ठीक है। और इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।